हेलो बच्चों, आप सभी का ग्लोबल टीचिंग सेंटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं ज्योग्राफी का 2022 का पीवाईक्यू, जो आप लोग का आने वाला बोर्ड एग्जाम में बहुत मदद करेगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नॉन निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रिफिथ टेलर। ग्रिफिथ टेलर ने ही नॉन निश्चयवाद की संकल्पना का प्रतिपादन किया था। और इसके साथ साथ नॉन निश्चयवाद की संकल्पना को रुको और जाओ निश्चयवाद का संकल्पना भी कहा जाता है। आगे देखा जाए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मानव भूगोल का उपागम नहीं है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मात्रात्मक क्रांति मानव भूगोल का उपागम नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। बाकी ये तीनों आपका मानव भूगोल का उपागम है। आगे क्वेश्चन कर रहा है, किसने कहा था मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच का परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका एलन सी सैंपल ने कहा था। इसके अलावा देखा जाए इसमें एक और शब्द है रैटजेल। रैटजेल को हम लोग मानव भूगोल का पिता भी कहते हैं, ह्यूमन ज्योग्राफी का फादर। इसके अलावा देखा जाए आगे क्वेश्चन, सैन्य भूगोल मानव भूगोल के किस क्षेत्र का उप क्षेत्र है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा राजनीतिक भूगोल। यहाँ से क्वेश्चन हर साल एक बनते ही बनते हैं, तो इसको थोड़ा किताब में एक बार पलट के देख लीजिएगा सबको अच्छे से। इसके आगे देखा जाए निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? ऐसे क्षेत्र जहाँ पे बड़ी मात्रा में आबादी रह रही है। तो इसमें आपका सही आंसर होगा दक्षिण पूर्व एशिया। बात करें ध्रुवीय प्रदेश का, तो ध्रुवीय प्रदेश में अत्यधिक ठंडा विषम जलवायु के चलते यहाँ पे किसी प्रकार की जनसंख्या नहीं रहती है। भूमध्य सागरीय प्रदेश में भी बहुत कम जनसंख्या रहती है और मरुस्थलीय क्षेत्र में भी 9 के बराबर जनसंख्या रहती है, इसलिए इसका सही आंसर डी होगा। आगे देखा जाए, क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन जन स्थानांतरण का प्रतिकर्ष कारक नहीं है? प्रतिकर्ष कारक का मतलब विपरीत परिस्थिति वाले कारक। तो इसमें आपका देखना है अपकर्ष कारक को। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा शैक्षणिक सुविधा, जो कि प्रवास को आकर्षित करती है, चाहे जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करती है। बाकी ये तीनों कारण हैं जो प्रतिकर्ष कारण के एग्जाम्पल है, जिसके चलते जनसंख्या किसी क्षेत्र को छोड़ करके दूसरे क्षेत्र में जाती है। इसके आगे देखा जाए क्वेश्चन कर रहा है जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जनसंख्या की वृद्धि दर सबसे अधिक आपका अफ्रीका में ही है। इसके आगे क्वेश्चन देखा जाए 1650 ईस्वी में विश्व की जनसंख्या क्या थी? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 50 करोड़, जो ऑप्शन ए में है। आगे देखा जाए क्वेश्चन कह रहा है निम्न संख्या में से कौन जनसंख्या के कार्यशील आयु वर्ग का प्रतिनिधित्व कर रहा है? पूछ रहा है यहाँ पे कार्यशील जनसंख्या का आयु वर्ग का सीमा। तो इसका हम लोग आंसर जानते हैं 15 से लेकर के 59 साल के बीच का ही उम्र सीमा ऐसा होता है जिसको कार्यशील जनसंख्या के रूप में गिना जाता है। इसके अलावा देखा जाए निम्नलिखित देशों में किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा लेटविया। आगे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचकांक का मापक है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, क्योंकि हम जानते हैं मानव विकास सूचकांक के अध्ययन के लिए मुख्य रूप से 3 चीजें जरूरी होती है, शिक्षा, स्वास्थ्य और संसाधनों तक पहुंच। इसके अलावा आगे देखा जाए निम्नलिखित विद्वान में से किसने मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डॉक्टर महबूबुल हक, जो 1990 में मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किया था। और ये मुख्य रूप से पाकिस्तान मूल के थे।
एक पाकिस्तानी अर्थशास्त्री थे। आगे देखा जाए मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है। ये पूछ रहा है आपका जो मानव विकास सूचकांक का जो सूची तैयार होता है उसमें सबसे टॉप पे कौन सा देश है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से आपका नॉर्वे है, एक ऐसा देश है जो सबसे टॉप पर है। इसके अलावा देखा जाए आगे का क्वेश्चन, फूलों की कृषि क्या कहलाती है। तो फूलों की कृषि आपका ट्रक फार्मिंग कहलाती है। फूलों की कृषि आपका ट्रक फार्मिंग कहलाती है। इसका आंसर आपका हो जाएगा ट्रक फार्मिंग। थोड़ा सा इसका और एक्स्ट्रा फैक्ट का बात करें तो मिश्रित कृषि आपका किताब के अनुसार हो जाएगा जब हम लोग फसलों के साथ साथ चारे का उत्पादन करते हैं, तो वैसा खेती है मिश्रित कृषि। रोपण फसल का बात करें तो रोपण फसल एक तरह का एकल फसल है जिसमें हम लोग अधिक से अधिक मुनाफा देने वाले फसलों का बड़े पैमाने पर आधुनिक कृषि पद्धति से खेती करते हैं, अधिक पूंजी लगा करके। इसके अलावा आगे देखते हैं, सहकारी कृषि अधिक सफल रही है किन देश में। तो ऐसे आपका 3 देश में सहकारी कृषि सफल रहा है, रूस में, नीदरलैंड में और डेनमार्क में। लेकिन यहाँ पे पूछा है कृषि अधिक सफल रही है, तो सर्वाधिक अगर सहकारी कृषि कहीं पे सफल रही है तो वो डेनमार्क है। इसके अलावा निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है। रोपण फसल में आपका मुख्य रूप से एक रबड़ आ जाएगा जिसका उत्पादन बड़े पैमाने पर आधुनिक कृषि तरीका से या वैज्ञानिक पद्धति से किया जाता है। और बाकी सब आपका ये 2 मक्का और गेहूं खाद्यान्न फसल है, और राई जो है आपका तिलहनी फसल है। आगे का क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसे कर्तन दहन कृषि कहते हैं। तो कर्तन दहन कृषि मुख्य रूप से एक आदिम निर्वाह कृषि होती है जो मुख्य रूप से जंगली क्षेत्रों में स्थानीय जनजाति के द्वारा अपनाई जाती है। कर्तन दहन कृषि में आपका सही आंसर होगा आदिम निर्वाह कृषि, जो जंगली क्षेत्र के लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। इसमें मुख्य रूप से जंगल के एक हिस्सा को काट के जला करके वहां पे खेती की जाती है, और जब 2-3 साल तक जब तक उस भूमि की उर्वरता समाप्त ना हो तब तक वहां पे खेती की जाती है। इसके अलावा जंगल के दूसरी का हिस्सा को साफ करके खेती की जाती है। आगे देखा जाए निम्नलिखित में कौन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा व्यापार, गलती, यहाँ पे आपका सही आंसर हो जाएगा लौह प्रगलन द्वितीयक आर्थिक क्रियाकलाप के अंतर्गत आता है। खेती और आखेट ये है प्राथमिक गतिविधि का हिस्सा, और व्यापार मुख्य रूप से सेवा का हिस्सा हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा लौह प्रगलन जो द्वितीयक क्रियाकलाप का हिस्सा है। इसके आगे देखा जाए निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उद्योग है, यानी इनके कच्चे माल कृषि क्षेत्रों से प्राप्त होते हैं। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा जूट उद्योग। जूट उद्योग कृषि आधारित उद्योग है। इसके अलावा सीमेंट उद्योग का बात करें तो खनिज आधारित उद्योग है, और लोहा इस्पात का बात करें तो ये भी खनिज आधारित उद्योग है। आगे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में कौन वन आधारित उद्योग है, यानी जिसके कच्चे माल वनों से प्राप्त होके, तो वैसे उद्योग हम लोग वन आधारित उद्योग कहते हैं। तो यहाँ पे कागज उद्योग मुख्य रूप से वन आधारित उद्योग की श्रेणी में आता है, बाकी इसमें कोई ऐसा नहीं है जो वन आधारित उद्योग हो। आगे देखा जाए इसका क्वेश्चन पूछ रहा है किस नंबर, खनन क्रियाकलाप है। तो खनन मुख्य रूप से आपका प्राथमिक गतिविधि का ही हिस्सा है। प्राथमिक गतिविधि में आपका कृषि भी आता है, पशुपालन भी आता है, मत्स्य पालन भी आता है, इसके साथ साथ खनन भी आता है और वनीकरण भी आता है। इसके अलावा आगे देखा जाए क्वेश्चन पूछ रहा है निम्न में कौन पंचम क्रियाकलाप है। खेती आपका प्राथमिक क्रियाकलाप है, आखेट भी प्राथमिक क्रियाकलाप है, और व्यापार आपका तृतीय क्रियाकलाप है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा बाह्य स्रोतन, जिसको हम लोग इंग्लिश में आउटसोर्सिंग कहते हैं। आउटसोर्सिंग आपका पंचम क्रियाकलाप का हिस्सा हो जाएगा। इसके अलावा देखा जाए आगे रेल मार्ग के जाल का सघनतम घनत्व है। तो जैसा कि हमने किताब में पढ़ा है, रेल मार्ग का सघनतम घनत्व आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा आगे देखा जाए क्वेश्चन, बृहत ट्रंक मार्ग संबंधित किससे है। तो इसका सही आंसर आपका होगा
उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग से। तो इसके पीछे, इसके नामकरण के पीछे भी कुछ रीजन है, क्योंकि उत्तर अटलांटिक समुद्री मार्ग दुनिया का सबसे व्यस्ततम समुद्री मार्गों में से एक है, जहां पे दुनिया का व्यापारिक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक बहुत बड़ा हिस्सा का आदान प्रदान होता है, इसीलिए इसको बृहद प्रमुख मार्ग कहा गया है। इसके अलावा आगे देखा जाए, क्वेश्चन कर रहा है निम्न में कौन आंतरिक समुद्री पतन नहीं है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा एथेंस। इसके अलावा देखा जाए लेनिनग्राद किस प्रकार का पतन है। लेनिनग्राद मुख्य रूप से आपका औद्योगिक पतन की श्रेणी में आएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कर रहा है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां पर है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा विश्व व्यापार संगठन जिनेवा में। इसके अलावा देख लिया जाए वाशिंगटन में भी कुछ संस्थाओं का मुख्यालय है, इसके अलावा न्यूयॉर्क में भी मुख्यालय है। तो वाशिंगटन में आपका IMF और वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय है, और न्यूयॉर्क में आपका UNO का मुख्यालय है आपका न्यूयॉर्क में। इसके अलावा देखिएगा चैनल टनल जोड़ता है किसको किसको। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पेरिस को लंदन से जोड़ता है। आगे देखा जाए निम्नलिखित दक्षिण अमेरिकी देशों में कौन ओपेक का सदस्य नहीं है। तब इसका सही आंसर आपका हो जाएगा वेनेजुएला। दक्षिण अमेरिका देशों में वेनेजुएला ही एक ऐसा राष्ट्र है जो ओपेक का सदस्य है। ओपेक कैसा संगठन है जी। तो ओपेक आपका एक ऑल पेट्रोलियम का एक्सपोर्टिंग करने वाले देशों का समूह है। इसके अलावा आगे देखा जाए क्वेश्चन कर रहा है लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय कहां पे है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा मोंटेविडियो। और ब्रुसेल्स का, अगर इसका एक एक्स्ट्रा फैक्ट देखते हैं ब्रुसेल्स, तो ब्रुसेल्स में आपका यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय है, और लैटिन अमेरिकन इंटीग्रेशन एसोसिएशन का मुख्यालय आपका पड़ेगा मोंटेविडियो में। आगे देखा जाए आगे क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासियों से संबंधित है। यानी ग्रामीण क्षेत्र की गतिविधि के बारे में बात कर रहा है। तो आपका मुख्य रूप से ग्रामीण क्षेत्र की गतिविधियां प्राथमिक क्रियाकलाप पर ही आधारित होती है। तब इसका सही आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे देखा जाए निम्नलिखित में कौन औद्योगिक नगर है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पीटर्सबर्ग, जो कि एक औद्योगिक नगर है। आगे क्वेश्चन पूछ रहा है आप लोग से निम्नलिखित में कौन इथोपिया की राजधानी है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अदीस अबाबा इथोपिया की राजधानी है। और जो नैरोबी है ये आपका केन्या की राजधानी है। और कैनबरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। और आगे देखा जाए निम्नलिखित में से कौन परिवहन नगर है। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा इसका आपका सही आंसर हो जाएगा परिवहन नगर में सिंगापुर। आगे देखा जाए निम्नलिखित में कौन नियोजित नगर है। तब इसका सही आंसर आपका हो जाएगा कैनबरा, जो कि एक नियोजित नगर है। 30 तक हो चुका है आपका सेट का। इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा पार्ट 2 आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। और जो भी आपको डाउट है उसको कमेंट सेक्शन में आप कह के बता सकते हैं। आपके समस्याओं का समाधान करने का पूरा कोशिश किया जाएगा। इसके साथ साथ ग्लोबल टीचिंग सेंटर अगर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इसका अच्छा लगा तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। चलिए धन्यवाद।